जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं जी इनफर्टिलिटी पे या सब फर्टिलिटी पे, और डॉक्टर साहब हमें डिफरेंट प्रोसीजर्स बता रही हैं जिसके सक्सेसफुल रेट, अभी आपने IUI बताया जिसका इतना खास सबको सक्सेसफुल रेट नहीं मिला। तो वो जो कपल्स IUI करा चुके हैं और उनको लगा कि नहीं हो रहा है तो वो नाउमीद नहीं हो, देयर अदर ऑप्शंस एज वेल। व्हाट आर द अदर ऑप्शंस डॉक्टर साहब? उसमें वही है जैसे मैंने आपको बताया कि हम ICSI करते हैं। क्या करते हैं? ICSI का एक प्रोसेस होता है जिसमें एम्ब्रियो को पूरा फॉर्म किया जाता है बाहर। हाँ, ये एक्चुअली ये जो होता है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, 2.5-3 लाख का ये प्रोसेस होता है। ये फाइनल, हाँ, जिसे आप अपनी ज़बान में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ओके, हाँ, तो उसमें यही होता है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है लोगों का। टेस्ट ट्यूब में स्पेशली लोग आके यही कह रहे होते हैं कि ये किसी और का बच्चा लेकर अंदर डाल दिया जाता है, उनके जहन में यही सब कुछ है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इलाज के तरीके मुझे लगता है कि शायद ये इंडियन मूवीज़ के थ्रू गलत उनका कोई एक बन गया है, इमेज बन गया, फॉर्म हो गया है। बिकॉज मुझे नहीं आइडिया, मैंने कभी इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं देखी इंडियन मूवीज़, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन मूवीज़ के थ्रू उनके जहन में कोई और ऑप्शन है, या लोग देख के ये समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब जो होता है, टेस्ट ट्यूब के तो स्पेशली जो भी आ रहा होता है ये कह रहा होता है कि ये किसी और का बच्चा लेके डाला जाता है, ये तो हराम है और ये तो गुनाह है और ये यूँ है और ये यूँ है। तो फिर उनको समझाती हूँ कि देखिए, वही मैं बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये फर्दर इसकी इम्प्रूवमेंट है, IUI की फर्दर इम्प्रूवमेंट है। इसमें बाकायदा एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक स्टेज तक जाते हैं और एम्ब्रियो को फॉर्म करके फिर वो डाला जाता है, टेस्ट ट्यूब किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें ये होता है कि इसमें एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं। ये नॉर्मली अभी हमारे यहाँ 2-2.5-3 लाख से कम का तो नहीं है। 2.5 लाख तो ये मिनिमम कॉस्ट है ना। जो गवर्नमेंट लेवल पर जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अतिया जनरल हॉस्पिटल है इनफर्टिलिटी के, और ये सब लोग 2.5 लाख में कर रहे होते हैं। बल्कि आप अगर अच्छी जगहों पे जाते हैं कंसेप्ट वगैरह में, तो फिर तो इसका रेशो बहुत ज़्यादा है वहाँ। तो ये हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, पहली चीज़ तो ये। और इसमें कोई 100% श्योरिटी भी नहीं है। वही वाली कहानी है कि हुआ तो हुआ, इसमें कुछ लोग कंसीव भी कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली होता क्या है कि अब वही वाली बात है कि अल्लाह ने देना होता है। अच्छा, जिन लोगों का टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उनके यूजुअली ट्विंस क्यों हो जाते हैं? नहीं, यूजुअली नहीं होते राफिया। टेस्ट ट्यूब बेबी के अक्सर रिजल्ट्स ट्विंस में निकलते हैं, ट्विन बेबी हो गए। हाँ, लेकिन कम होते हैं, अक्सर नहीं होते हैं। और ये बहुत, यानी 100 में से समझें आप 50-50 चांसेस हैं जो ये कामयाब होता है। टेस्ट ट्यूब इतना कामयाब नहीं गया है, लेकिन किया जाता है प्रोटोकॉल के हिसाब से। जितने लोग हमारे पास आ रहे होते हैं ना, ट्राई करने में क्या है, यू नेवर नो। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत एक्सपेंसिव है। आपके पास जो रेशो है ना इनफर्टिलिटी का, वो इतना ज़्यादा है, और आजकल इतने ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं इनफर्टिलिटी के कि मैं कभी शॉक्ड हो जाती हूँ कि आजकल क्यों इतने ज़्यादा हो गए डॉक्टर साहब? ऐसा लगता है मुझे, मेरा ख्याल है कि टेंशन ज़्यादा हो गई है, मेंटली स्ट्रेस में ज़्यादा लोग रहने लगे हैं, डाइट अच्छी नहीं है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। और ये हार्मोनल जो है ना, हमारे यहाँ हार्मोनल इशू इतना हो गया है कि हर दूसरी लड़की हार्मोनल इश्यूज़ के साथ आ रही होती है। आप देख रही होती हो कि अभी ये पॉलीसिस्टिक जो है, PCOS जो हैं, ये हमारे पास बहुत केसेस आ रहे होते हैं। हम स्टडी कर रहे होते हैं कि हर दूसरी लड़की के साथ इरेगुलर पीरियड्स के साथ बहुत लड़कियां आ रही होती हैं। ये सारी चीज़ें फर्दर आपको जाके इन्हीं चीज़ों पे लाती है ना। अच्छा, मेल की कोई रीजंस नहीं है, सारे फीमेल के रीजंस हैं। मेल के बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसमें सबसे एजोस्पर्मिया होता है, जिसके स्पर्म्स की एबिलिटी वीक होती है। उसमें ये पेशेंट, हमें ज़्यादातर कपल्स उसमें यही चीज़ फाइंड आउट होती है। और सेकेंडली ये कि किसी का अगर पहले कोई ऑपरेट किया हुआ हो, फॉर एग्जांपल इंग्वाइनल हर्निया है या कोई यूरिनरी प्रॉब्लम की वजह से कोई ऐसा होता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मेल में ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो वो तो सॉर्ट आउट फ़ौरन हो जाती है ना, वो तो फ़ौरन मेल का जो प्रॉब्लम होता है वो तो सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन फीमेल का भी जो मेन प्रॉब्लम होता है, जैसे पॉलीसिस्टिक, ये सब ट्रीटेबल चीज़ें हैं जिसको ट्रीट करवाना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एक्चुअली यूट्रस के अंदर, ठीक है, यूट्रस लाइनिंग है। आपके वर्ड्स में मैं आपको आसान लफ्ज़ों में मीडिया के थ्रू समझाऊंगी कि यूट्रस में एक लाइनिंग होती है, ठीक है। बेसिकली इसी का काम होता है फॉर्म करना है एम्ब्रियो, ठीक है। अगर इसमें सिवियर इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, और वो चलता रहे, उसकी वजह से क्या होता है कि हार्मोनल जो बैलेंस होता है वो भी ख़राब होता है, क्योंकि ये यूट्रस के अंदर है, ठीक है। सारा काम ही बच्चेदानी के अंदर ही होता है ना। तो उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस में हो जाता है, और प्लस पेशेंट जो होता है वो बड़ा सफ़र करता है इसमें। बहुत पेनफुल कंडीशन में पेशेंट रहता है हर वक्त। जब उसको पीरियड्स आएंगे इतने पेनफुल होते हैं कि उसके लिए बर्दाश्त नहीं होता। और इस कंडीशन में बाज़ दफ़ा सिस्ट फॉर्म हो जाती हैं
इन्फेक्शन। एंडोमेट्रोसिस के बाद या एंडोमेट्रोसिस के ड्यूरिंग सिस्ट फॉर्म हो जाता है, दो तकलीफें, 2 ओवरीज होती हैं तो मेजॉरिटी इम्बैलेंसमेंट हो जाता है ना, तो सिस्टिक कंडीशन बहुत ज़्यादा हमें मिल रही होती है, दोनों चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। इवन बहुत सारे केसेस में हमें फाइब्रॉइड भी बहुत मिल रहे होते हैं एंडोमेट्रोसिस के बाद, और इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कंसीव करने के, और इसकी ट्रीटमेंट भी लॉन्ग होती है, लॉन्ग ट्रीटमेंट एंडोमेट्रोसिस की। एंडोमेट्रोसिस के बाद कंसीव करने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, थोड़े या बहुत? हाँ, मेजॉरिटी जो लोग आ रहे होते हैं पेशेंट, उसमें हम इतना होपफुल नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से ही वो ठीक होते हैं। अच्छा, वो होता है कि कॉम्प्लिकेशन के ऑपरेशन के बाद आपको टाइम दे, बिकॉज जैसे कि इट विल रिअकर, दोबारा हो जाएगा, यही कहानी है ना, यही कहानी। हाँ, तो वो आपको फिर कोई टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि इस टाइम के पीरियड के बीच में ट्राई योर बेस्ट टू कंसीव, वरना वो दोबारा चिपक जाएगा या बंद हो जाएगा। पेशेंट की कंडीशन कितनी सीवियर है ना, फौरन हम नहीं बोल सकते कितना क्या आ रहा है, उस लेवल को देखने के बाद हम एक डिसीजन लेते हैं कि भाई इतना टाइम आपका ये हो गया, ये आप एंटीबायोटिक्स लें, ये लें, वॉटएवर जो भी ट्रीटमेंट है वो करें, फिर दोबारा, यानी कंटिन्यूसली पेशेंट को आना है, उसको अल्ट्रासाउंड करवाना है, कंटिन्यूसली उसको देखना है, और इसके बहुत चांसेस रिकरेंसी के, उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं बेसिकली, मैंने आपको बताया। मेन कॉज, अच्छा दूसरी कॉज ये भी होती है कि फाइब्रॉइड बहुत सारे पेशेंट्स को होते हैं, उसकी वजह से भी वो कंसीव, बहुत सारे ऐसे मेरे पास पेशेंट आए जिनकी मैंने मायोमेक्टमी की है, उसके बाद उन्होंने 7-7, 8-8 साल बाद कंसीव किया है, और फ़ौरन नहीं किया, यानी 1 महीना ऑपरेशन हुआ है तो नेक्स्ट मंथ उन्होंने कंसीव कर लिया है। उनके मल्टीपल फाइब्रॉइड निकल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें अल्ट्रासाउंड से भी सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी। इस तरह बहुत सारे मेरे पास केसेस इनफर्टिलिटी के ऐसे आए जिनके मैंने एंडोविजाइनल भी अल्ट्रासाउंड करवाएं, लेकिन उनकी करेक्ट पिक्चर नहीं आ रही थी। तो फिर क्या हुआ कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं कि वैसे तो हमें सीडलिंग फाइब्रॉइड नज़र आ रहा है। अब एक पेशेंट मेरे पास आया और उसके बाद बहुत छोटा सा फाइब्रॉइड सीड की तरह से वो मुझे नज़र आया, ठीक है, तो मैंने उसे कहा नहीं ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है तुम्हारे लिए, ओके। अब रिपोर्ट फाइंडिंग गलत थी, कैन यू गेट इट? अच्छा, कि एक्चुअली रिपोर्ट उसकी सही नहीं थी, इस वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। अच्छा, हमें ये लग रहा है कि उसे सीडलिंग है तो ये इसके लिए कोई इशू नहीं है, तुम कंसीव कर लोगी मतलब उसका साइज और उसकी डिमेंशन अप्रोप्रिएट उसमें नहीं आया तो आपको छोटा सा सीड लगा। ओके। अब होता क्या है कि पिक्चर जिस तरह हमारे सामने होती है उसी तरह आएगी ना हमें। अब आपके सामने एक चीज़ पड़ी हुई है, आप उसका अल्ट्रासाउंड भी करोगे तो अगर बाज़ दफ़ा कोई चीज़ ऐसी होती है जो नहीं सॉर्ट आउट हो सकती, पीछे हो जाती है, आगे हो जाती है, इस तरह भी होता है। बहुत सारी रिपोर्ट जो कि बहुत ऑथेंटिक जगह से रिपोर्ट्स करवाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने आम लोगों के पास भेजा। ये डिसीजन लेने के बाद जब हम ऑपरेटिव कर रहे होते हैं 3-4 जगह से ओपिनियंस लेते हैं फिर कर रहे होते हैं, लेकिन जब खोला गया तो उसमें मल्टीपल थे। और बिलीव करो वो मल्टीपल जब निकाले हैं तो मुझे इतनी खुशी हुई कि उसने 2nd मंथ ऑपरेशन के, जबकि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, मैंने कहा था अभी तुम्हें वेट करना है, उसने कंसीव कर लिया। ओके व्यूअर्स, यहाँ आप इतनी स्टोरी से आपने ये चीज़ तो निकाल ली होगी कि कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। यू नेवर नो, अपना प्रॉपर इलाज कराएं, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, और अगर एक जगह से सेटिस्फाई नहीं है दूसरी जगह ज़रूर जाएं, सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें, ना उम्मीद नहीं हो, और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाएगा, ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं डेंटल केयर पे, स्टे ट्यून्ड।